जैसे ही आप किसी ऐसे चेहरे को देखते हैं जो समय के सामान्य नियमों से परे प्रतीत होता है, आपके अंदर कुछ बेचैन हो उठता है। यह सिर्फ दृढ़ त्वचा या सुसंरक्षित विशेषताओं पर आश्चर्य नहीं है। यह एक मौन, लगभग विचलित करने वाली पुकार है जो अस्तित्व के एक गहरे आयाम को छूती है। ऐसी महिलाएं हैं जो दशकों बाद भी एक ऐसी जीवंतता बिखेरती हैं जो चेहरे की रेखाओं या अनुपस्थित झुर्रियों में नहीं, बल्कि किसी अदृश्य चीज में, एक ऐसी ऊर्जा में मापी जाती है जो उनके चारों ओर एक प्रभामंडल की तरह घूमती है। कार्ल जंग ने अपनी आत्मा अन्वेषक दृष्टि से कहा है कि हम जो देखते हैं वह सिर्फ दिखावट नहीं है, बल्कि प्राचीन आदर्शों, उन अनादि शक्तियों का प्रकटीकरण है जो सामूहिक अचेतन में निवास करती हैं और मानव रूप के माध्यम से स्वयं को प्रकट करती हैं। ये महिलाएं अपनी चमक में केवल घिसावट को रोकने वाले शरीरों से कहीं अधिक का प्रतीक हैं। वे जीवित प्रतीकों, एक ऐसे रहस्य के दर्पणों का प्रतीक हैं जिसे विज्ञान अभी भी नाम देने की कोशिश करता है, लेकिन जिसे मानस शुरू से ही जानता है। यहीं पर जंग हमारे पास आते हैं, एक सुरक्षात्मक छाया की तरह जो मार्गदर्शन और निर्देश देती है। वे युवावस्था को एक खोखला पंथ नहीं कहते, न ही सुंदरता को मिथ्याभिमान। वे आत्मा को शरीर का मूल, चेतना को देह का मूक शिल्पकार कहते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने यह सहज ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि हम जो कुछ अदृश्य रूप में धारण करते हैं वह अंततः दृश्य बन जाता है। दुखों का भार हमारे चेहरों पर अपनी छाप छोड़ जाता है। विचारों की कठोरता हमारी मांसपेशियों को कठोर बना देती है। अनसुलझी निराशा हमारी आंखों की चमक को मंद कर देती है। लेकिन इसी प्रकार एक शांत आत्मा अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट करती है। आंतरिक एकीकरण उसकी मुद्रा को कोमल बनाता है और आत्म स्वीकृति उसकी दृष्टि को उज्ज्वल बनाती है। जंग जानते थे कि शरीर आंतरिक शक्तियों द्वारा आकार लेता है और सच्चा यौवन चेतन और अचेतन के मिलन से जन्म लेता है, इसी कीमिया से जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप आम लोगों से भरे एक कमरे में चल रहे हैं, जहां ध्यान सामान्य बातचीत और स्वचालित गतिविधियों से बंटा हुआ है। अचानक एक महिला प्रवेश करती है और पूरा वातावरण बदल जाता है। इसलिए नहीं कि वह कम उम्र की है, न ही इसलिए कि वह समय को छिपाने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करती है। वह अपने आसपास के वातावरण को मोड़ती हुई प्रतीत होती है, मानो अपने भीतर एक गुरुत्वाकर्षण, एक ऐसा कंपन लिए हुए हो जो नजरों को चुंबकित करता है और शब्दों को मौन कर देता है। यह एक गहन मानसिक क्षेत्र की अभिव्यक्ति है, एक ऐसा विकिरण जो किसी प्रयास से निर्मित नहीं होता, बल्कि अचेतन में गहराई तक गोता लगाने से प्राप्त होता है। जंग इसे एकीकृत आत्मा की उपस्थिति कहेंगे। वह आत्मा जो बिना किसी मुखौटे के स्वयं को अभिव्यक्त करती है। इस महिला को युवावस्था का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह किसी ऐसी चीज के साथ तालमेल बिठाकर जीती है जो मूलतः कालातीत है। लेकिन इस घटना के पीछे क्या है? यह सिर्फ आनुवंशिकी नहीं होगी, न ही कोई साधारण संयोग। जंग बताते हैं कि इसका रहस्य इस बात में है कि आत्मा अपनी परछाइयों से कैसे निपटती है, क्योंकि हम सभी अपने भीतर दमित अंतर्वस्तुएं, अस्वीकृत स्मृतियां, वर्जित इच्छाएं लिए रहते हैं। ये शक्तियां जब स्वीकार नहीं की जाती तो शरीर को छिपे हुए जहर की तरह जंग लगा देती हैं। यही वे हैं जो समय के साथ कड़वाहट, तनावपूर्ण भाव और थकी हुई आंखों की रेखाएं बनाती हैं। लेकिन जब एक स्त्री अपने भीतर झांकने और अपने अंधकार का सामना करने का निश्चय करती है, जब वह उन चीजों को आत्मसात करती है जिन्हें उसने नकारा था, तो ऊर्जा का एक नया रूप जन्म लेता है। एक स्पष्टता जो अनिवार्य रूप से देह में प्रतिबिंबित होती है। ऐसा लगता है मानो भार उतर गया हो, मानो जीवन अबाधित रूप से प्रवाहित हो रहा हो। अचेतन संघर्ष से मुक्त शरीर स्वयं को पुनर्जीवित करने के तरीके खोज लेता है। तब युवावस्था एक दिखावा नहीं रहे, जाति और आंतरिक कार्य का एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। यह सत्य यद्यपि प्राचीन है, क्रांतिकारी बना हुआ है, क्योंकि हम बुढ़ापे को विशुद्ध रूप से जैविक, जीन, हार्मोन और कालानुक्रमिक समय द्वारा निर्धारित मानने के आदी हो गए हैं। लेकिन जंग हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा का भी एक समय होता है। उन्होंने क्रोनोस की बात की, वह रैखिक समय जो सब कुछ निगल जाता है, और कैरोस की, वह पवित्र समय जिसमें परिवर्तन संभव होता है। वह ज्योतिर्मय स्त्री वह है
जिसने कैरोस में निवास करना सीख लिया है, वह हर क्षण में अनंत काल जीती है, स्वयं को कैलेंडरों की अथक गति में कैद नहीं होने देती। उसका शरीर वर्षों में बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका मन एक अलग लय में कंपन करता है, एक ऐसी लय जो कालानुक्रम को चुनौती देती है। शाश्वत के साथ यही सामंजस्य ही उसके चेहरे को अपेक्षित क्षरण के आगे झुकने से रोकता है। वह समय को रोकती नहीं, वह उसके साथ एक अलग लय में नृत्य करती है। जंग जानते थे कि यह घटना व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ी है, वह आंतरिक यात्रा जिसमें चेतना फैलती है और विखंडित चीजों को एकीकृत करती है। इस यात्रा में उठाया गया प्रत्येक कदम शरीर में हल्कापन, स्पष्टता और आभा के रूप में प्रतिबिंबित होता है। और इसीलिए जब हम इन महिलाओं में से किसी एक को देखते हैं तो हमें कुछ अलग, लगभग पवित्रता का एहसास होता है। यह सिर्फ शारीरिक सुंदरता नहीं है, यह एक जीवंत प्रतीक के सामने खड़े होने का एहसास है, शाश्वत स्त्रीत्व का एक अवतार जो एक सार्वभौमिक आदर्श के रूप में संस्कृतियों और युगों को पार करता है। सामूहिक अचेतन में यह आकृति हमेशा से मौजूद रही है, शाश्वत युवती, प्रकाश की रक्षक, रहस्य की वाहक। जब वह देह में प्रकट होती है तो ऐसा लगता है जैसे मानव से परे एक द्वार खुल गया है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर हमारी कल्पना से कहीं अधिक संभावनाएं हैं। लेकिन इस राह पर तनाव है, हर किसी में इस पर चलने का साहस नहीं होता। ज्यादातर अपनी परछाई का सामना करने से कतराते हैं, दिखावे को बनाए रखना, मुखौटे पहनना और समाज की मांग के अनुसार व्यक्तित्व से चिपके रहना पसंद करते हैं। जंग ने चेतावनी दी थी कि अपने व्यक्तित्व के साथ अत्यधिक जुड़ाव अस्तित्व को खोखला और आत्मा को कठोर बना देता है। और जब आत्मा कठोर हो जाती है तो शरीर इस कठोरता का दर्पण बन जाता है। कितनी महिलाएं अपने कंधों पर उन सामाजिक भूमिकाओं का भार ढोती हैं जिनकी उन्होंने कभी चाहत नहीं की। कितने चेहरे उम्र के कारण नहीं, बल्कि दिन ब दिन दोहराए जाने वाले मुखौटों के कारण कठोर हो जाते हैं। चमकदार महिला वह है जिसने मुखौटों को त्यागने का साहस किया, जिसने खुद को खुद के सामने उजागर होने दिया और जो कुछ भी उसके सामने आया उसका सामना किया। साहस का यह कार्य ही उसे समय से पहले बुढ़ापे से मुक्त करता है और उसे आंतरिक यौवन के अक्षय स्रोत के करीब लाता है। और फिर वह प्रश्न आता है जो जोरदार ढंग से गूंजता है, अगर हम सब में एक जैसा साहस हो तो क्या होगा? अगर हम अपनी परछाइयों को देखने, उन्हें स्वीकार करने और उन्हें आत्मसात करने का फैसला करें तो क्या होगा? क्या बुढ़ापा, जैसा कि हम जानते हैं, हम पर भी वैसा ही प्रभाव डालेगा? जंग का मानना था कि मन में एक प्राकृतिक उपचारात्मक क्षमता होती है जो पूर्णता की ओर एक प्रेरणा है। जब हम इस प्रेरणा से जुड़ते हैं तो हम शरीर को नवीनीकरण के साथ प्रतिक्रिया करने देते हैं। यहीं पर जीव विज्ञान और मनोविज्ञान का मिलन होता है, जहां जीन चेतना के सामने लचीले हो जाते हैं। और यहीं पर वह ज्योतिर्मय स्त्री स्वयं को एक अपवाद के रूप में नहीं, बल्कि एक वादे के रूप में प्रकट करती है कि हम सब क्या बन सकते हैं। हालांकि यह कोई आसान रास्ता नहीं है। जंग ने हमेशा चेतावनी दी थी कि व्यक्तित्व की यात्रा के लिए आंतरिक रेगिस्तानों को पार करना, पीड़ा का सामना करना और मौन को सहना आवश्यक है। इसी शुष्क स्थान में स्वप्न चित्र उभरते हैं, अचेतन के जीवंत रूपक, हमें कदम दर कदम मार्गदर्शन करते हैं। वह स्त्री जो अपने सपनों को सुनने का साहस करती है, जो स्वयं को सक्रिय कल्पना की गहराइयों में उतरने देती है, इस कच्चे माल में अपने नवीनीकरण की कुंजी पाती है। प्रत्येक गूढ़ स्वप्न, प्रत्येक आलिंगनबद्ध छवि, प्रत्येक एकीकृत छाया उस ऊर्जा के एक अंश को पुनर्स्थापित करती है जो कैद थी, और यह ऊर्जा जीवन शक्ति, आभा और उपस्थिति में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि वह अपनी कालानुक्रमिक आयु से कम दिखाई देती है। उसका शरीर उसके भीतर हो रहे अदृश्य कार्य के दृश्य चिन्ह धारण करता है। जब जंग मन के संगठन केंद्र आत्मा की बात करते हैं तो वे अहंकार से भी बड़ी किसी चीज के संपर्क में होने के अनुभव का वर्णन करते हैं। यह संपर्क एक पूर्णता की भावना उत्पन्न करता है जो बाहर की ओर विकीर्ण होती है। ज्योतिर्मय स्त्री इसी केंद्र के निकट रहती है। वह एक प्रकार से स्वयं की पुजारिन, आंतरिक मंदिर की संरक्षक बन जाती है। उसका यौवन किसी हेरफेर का परिणाम नहीं, बल्कि पवित्रता के प्रति उसकी निकटता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और जब हम उसे देखते हैं
तो हमें कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे हम समझा नहीं सकते, लेकिन जो हमें गहराई से प्रभावित करता है। यह सामूहिक अचेतन है जो उसमें शाश्वत की अभिव्यक्ति को पहचानता है। एक अनुस्मारक है कि हम में से प्रत्येक के भीतर भी यह छिपा हुआ स्रोत है। जंग ने इन क्षेत्रों में इस विश्वास के साथ कदम रखा कि मानव मन अपने भीतर अनंत काल के नक्शे समेटे हुए है। उन्होंने हर प्रतीक, हर मिथक, हर स्वप्न में इस बात की पुष्टि देखी कि जीवन केवल जैविक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है, और जब जीवन प्रतीकात्मक रूप से जिया जाता है तो हर भाव एक अनुष्ठान बन जाता है, हर पीड़ा एक दीक्षा बन जाती है, हर मुलाकात एक रहस्योद्घाटन बन जाती है। इसलिए यह ज्योतिर्मय स्त्री साधारणता में नहीं जीती, वह पंक्तियों के बीच पढ़ती है, संयोगों में छिपे अर्थों को समझती है, अपने दुखों में परिवर्तन के बीज पहचानती है। जीने का यह तरीका उसे न केवल मनोवैज्ञानिक शक्ति देता है बल्कि शारीरिक लचीलेपन में भी परिवर्तित होता है। यही कारण है कि उसका शरीर समय के साथ अलग तरह से प्रतिक्रिया करता प्रतीत होता है, क्योंकि वह उसमें यांत्रिक रूप से नहीं बल्कि पवित्रता से निवास करती है। और अब इस पहले भाग के अंत में यह प्रश्न एक उत्तेजक और विचलित करने वाली पहेली की तरह हवा में लटका हुआ है। क्या हो अगर यौवन का रहस्य बाहर रासायनिक सूत्रों या आधुनिक तकनीकों में नहीं बल्कि भीतर चेतना और शरीर के बीच के अंतरंग संबंध में छिपा हो? क्या हो अगर जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं वह आंशिक रूप से अनसुलझे संघर्ष, असंबद्ध छाया, विस्मृत आत्मा का प्रतिबिंब हो? जंग हमें इस पर एक दूर के सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक जीवंत वास्तविकता के रूप में विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि गहरे में हम सभी ने ऐसी महिलाओं का सामना किया है जिन्होंने हम पर रहस्य, अकथनीय चमक की छाप छोड़ी है। हम उनमें जो महसूस करते हैं वह स्वयं आत्मा की पुकार है, जो हमें याद दिलाती है कि जब हम गहराई में गोता लगाने का साहस करते हैं तो हम क्या करने में सक्षम होते हैं। रहस्य शुरू होता है और यह दर्पण में नहीं है, यह भीतर है, और यह केवल यात्रा की शुरुआत है। कई बार ऐसा होता है जब किसी व्यस्त सड़क को पार करते हुए या किसी भीड़ भरे कैफे में बैठे हुए आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो स्थान और समय के सामान्य नियमों के दायरे में बेमेल लगता है। यह सिर्फ शारीरिक रूप या शैली का मामला नहीं है, कुछ ऐसा है जो सहज ही ध्यान आकर्षित करता है, जो उस उपस्थिति के इर्द गिर्द एक अदृश्य विराम पैदा करता है। ऐसे लोगों को अपनी आवाज ऊंची करने या शक्तिशाली हाव भाव दिखाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस वहां मौजूद होना होता है और वातावरण प्रतिक्रिया देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई गुप्त व्यवस्था उनके माध्यम से स्वयं को प्रकट करती है। कार्ल जंग हमें सिखाते हैं कि इन क्षणों में जो प्रकट होता है वह एक चमकदार स्त्री का आदर्श है, एक ऐसे मानस की जीवंत अभिव्यक्ति जिसने एक ही करण प्राप्त कर लिया है, और इसलिए उसके चेहरे और शरीर में आंतरिक सामंजस्य के संकेत मौजूद हैं। यह सतही अर्थों में जादू नहीं है बल्कि आदर्श अर्थों में जादू है, वह प्रतीकात्मक ऊर्जा जो हम पर तब तक कार्य करती है जब तक हम उसे समझा भी नहीं पाते। एक ऐसी महिला की कल्पना कीजिए जो किसी कार्य बैठक में चुपचाप पहुंचती है। वह न तो दिखावटी कपड़े पहनती है न ही महंगे सामान दिखाती है, लेकिन जब वह बैठती है तो हर कोई उसकी उपस्थिति पर ध्यान देता है। उसकी आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, वे चमक उठती हैं। उसके हाव भाव में शांति है और साथ ही एक जीवंतता है जो माहौल की औपचारिकता से कम नहीं होती। उसके चेहरे की रेखाएं कहानियां कहती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी भारी नहीं लगती। इसके विपरीत हर निशान ज्ञान के प्रतीक में तब्दील होता हुआ प्रतीत होता है। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि वह संख्याओं से प्रतिस्पर्धा करती नहीं दिखती। उसकी मुद्रा में कुछ ऐसा है जो अहंकार के बिना आत्मविश्वास, कठोरता के बिना दृढ़ता, कमजोरी के बिना कोमलता का संकेत देता है। इस तरह की छवि जिसे कोई भी रोजमर्रा के अनुभवों में पहचान सकता है, जंग द्वारा वर्णित सामूहिक आदर्शों की अभिव्यक्ति को दर्शाती है। इस महिला की चमक सिर्फ उसकी नहीं है, वह उस शाश्वत स्त्रीत्व का प्रतिबिंब है जो सदियों से चला आ रहा है और समय समय पर उन मनुष्यों में अवतरित होता है जिन्होंने अपने विरोधाभासों को स्वीकार करने का साहस किया है। यह रोजमर्रा का अनुभव हमें दिखाता है कि रहस्य दूर नहीं है, मंदिरों या किंवदंतियों में छिपा नहीं है,
यह जीवन के बीच छोटी छोटी बातचीत में, किसी के देखने, मुस्कुराने, सांस लेने के तरीके में घटित होता है। जंग ने कहा था कि मानस की परतें व्यक्तिगत से परे जाती हैं, सामूहिक अचेतन को छूती हैं, जहां सार्वभौमिक प्रतीक निवास करते हैं। जब हम किसी महिला को ऐसी नजर से देखते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं देख रहे होते, हम अर्थ के इस सागर तक पहुंचने वाले एक पुल को देख रहे होते हैं। वह किसी ऐसी चीज की संदेशवाहक बन जाती है जो उसकी जीवनी से परे है। ऐसा लगता है मानो वह अपनी त्वचा के भीतर उन सभी महिलाओं की कहानियां समेटे हुए हैं जिन्होंने दर्द को ज्ञान में, छाया को प्रकाश में, टुकड़ों को संपूर्णता में बदलना सीखा। लेकिन यह शक्ति संयोग से पैदा नहीं होती, ये उस आंतरिक यात्रा से उत्पन्न होती है जिसे जंग ने व्यक्तित्व कहा है। इस प्रक्रिया के लिए साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह उस चीज का सामना करने की मांग करती है जिससे कई लोग बचते हैं। आंतरिक परछाइयां केवल अमूर्त छवियां नहीं हैं, वे स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रियाओं में, हमारे द्वारा संचित आक्रोशों में, उन जख्मों में प्रकट होती हैं जिन्हें हम छिपाना पसंद करते हैं। शरीर इस मौन की कीमत चुकाता है। हम कितनी बार अपेक्षाकृत युवा लोगों को देखते हैं जिनके चेहरों पर दशकों की थकान पहले से ही दिखाई देती है, झुर्रियां जो सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि कड़वाहट से आती हैं, आंखें जो अपनी चमक खो चुकी हैं सिर्फ समय से नहीं बल्कि निराश उम्मीदों के बोझ से। यह चमकदार महिला इसलिए अलग दिखती है क्योंकि उसने एक अलग रास्ता चुना। अपने दर्द को नकारने के बजाय उसने उसे अपनाया। खुद को आक्रोश से अभिभूत होने देने के बजाय उसने उसे समझने के लिए कच्चे माल में बदल दिया। यही उसे इतना अलग बनाता है और यही उसे आकर्षक बनाता है। एक दृश्य बार बार आता है जो इस रहस्य को दर्शाता है। कल्पना कीजिए कि 60 साल की एक महिला पार्क की बेंच पर बैठी बच्चों को खेलते हुए देख रही है। उसका चेहरा कोमल नहीं है, लेकिन उसमें एक कोमलता है जो शांति का एहसास कराती है। उसके चेहरे के भाव उम्र के बीतने का एहसास दिलाते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति जवानी का एहसास दिलाती है। आपको एहसास होता है कि यह उम्र को नकारने की बात नहीं है, बल्कि समय को एक अलग नजरिए से जीने की बात है। जब आप उससे बात करते हैं तो आप पाते हैं कि उसकी आवाज में एक ऐसे व्यक्ति का संयम है जिसने खूब रोया हो, लेकिन साथ ही एक ऐसे व्यक्ति का आनंद भी है जिसने अपनी हंसी को आंसुओं में डूबने नहीं दिया। जंग कहते थे कि यह महिला उस जगह पर रहती है जहां चेतना और अचेतन संतुलन में है, और यही संतुलन उसकी आंखों की चमक में झलकता है। दूसरी ओर कुछ ऐसी भी हैं जो कठोर भूमिकाओं में फंसी रहती हैं, दुनिया की मांग के व्यक्तित्व में फंसी रहती है। ये माएं हैं जो मां के अलावा कुछ और नहीं हो सकती, पेशेवर हैं जिन्होंने खुद को अत्यधिक काम में खो दिया है, औरतें जो युवावस्था की बनावटी छवि को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। इन औरतों में मुखौटे को बनाए रखने में खर्च होने वाली मानसिक ऊर्जा शरीर की जीवन शक्ति को खत्म कर देती है। साल भारी लगते हैं, निशान गहरे। यह अंतर आनुवंशिकी में नहीं बल्कि मानस में है। जंग हमें याद दिलाते हैं कि व्यक्तित्व जरूरी है, लेकिन जब हम उससे बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं तो यह खतरनाक हो जाता है। एक चमकदार औरत अपने मुखौटों को मौसमी कपड़ों की तरह पहनती है। वह जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करती है, लेकिन मुखौटे को अपने सार के साथ नहीं मिलाती। यही हल्कापन उसके शरीर को सामाजिक दबावों के बोझ से मुक्त रखता है। और फिर अप्रत्याशित का तत्व भी है जो सामान्य तर्क से परे है। कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसके शरीर पर एक उम्र तो दिखती है, लेकिन उसकी निगाहों में एक बिल्कुल अलग उम्र। ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनकी उपस्थिति हमें भ्रमित करती है, क्योंकि उनकी झुर्रियां उनके हाव भाव की जीवंतता से मेल नहीं खाती, क्योंकि उनकी दृढ़ आवाज उस नाजुकता से मेल नहीं खाती जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। यह विरोधाभास रहस्य का हिस्सा है। जंग ने विपरीतताओं के मिलन की बात की, प्रकाश और छाया, युवावस्था और वृद्धावस्था, मासूमियत और अनुभव को एकीकृत करने की आवश्यकता की। इसी एकीकरण में सच्ची जीवंतता का जन्म होता है। जब एक महिला अपने विरोधाभासों को अपनाना सीख जाती है तो वह संपूर्ण हो जाती है, और संपूर्णता हमेशा उपस्थिति में परिवर्तित होती है। इस अनुभव की शक्ति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। जो लोग ऐसी महिलाओं के साथ रहते हैं वे उनके प्रभाव को महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए किसी पारिवारिक भोज में सभी लोग विचलित होते हैं,
लेकिन उस तेजस्वी दादी की उपस्थिति एक अदृश्य धुरी का निर्माण करती है। युवा उनकी कहानियों पर ध्यान देते हैं, वयस्क उनकी संगति में शांत महसूस करते हैं, यहां तक कि तनाव भी कम होते प्रतीत होते हैं। वह एक प्रकार की आधारशिला बन जाती है, इसलिए नहीं कि वह अधिकार स्थापित करती है, बल्कि इसलिए कि उनका मन सामंजस्य में उनके चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित करता है। जंग इसे आत्मा की अभिव्यक्ति कहेंगे। जब किसी व्यक्ति का आंतरिक केंद्र एकीकृत होता है तो वह चुपचाप बाहरी वातावरण को पुनर्गठित करता है। हालांकि यह गुण बिना किसी परीक्षण के प्राप्त नहीं होता। जंग ने जोर देकर कहा कि व्यक्तित्व निर्माण के लिए छाया का सामना करना जरूरी है, और यह सामना पीड़ादायक होता है। इनमें से कई महिलाओं ने हानि, बीमारी और अस्वीकृति का सामना किया, लेकिन इन अनुभवों को आक्रोश में बदलने के बजाय उन्होंने उन्हें बदलना सीखा। दुख ज्ञान बन गया, दर्द करुणा का स्रोत बन गया, प्रत्येक आंतरिक घाव सचेतन कार्य के माध्यम से चिकना हो गया, और इस कार्य ने न केवल आत्मा को बल्कि शरीर को भी आकार दिया। यही कारण है कि वे युवा दिखती हैं, क्योंकि उन्होंने आवश्यकता से अधिक भार नहीं ढोने का निर्णय लिया। एक बारीकी है जो इस उपस्थिति को और भी रहस्यमय बना देती है। अक्सर इन महिलाओं को अपने प्रभाव का एहसास ही नहीं होता। उनके लिए जीवन बस आंतरिक विकल्पों का स्वाभाविक प्रवाह है। अपनी चमक दिखाने में कोई घमंड नहीं है, क्योंकि वे इसे किसी बाहरी उपलब्धि के रूप में नहीं पहचानती। वे बस अपने सार के साथ तालमेल बिठाकर जीती हैं, और शायद यही बात उन्हें इतना आकर्षक बनाती है। जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जिसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। यह सहजता एक अदम्य आकर्षण पैदा करती है। जंग कहते हैं कि आदर्श उनके लिए बोलता है कि सामूहिक अचेतन उनकी सादगी के माध्यम से प्रकट होता है। यह जागरूकता रोजमर्रा की बारीकियों में भी झलकती है। आप गौर करते हैं कि कैसे वे अपनी आंखों से मुस्कुराती हैं, कैसे वे बिना किसी हड़बड़ी के ध्यान देती हैं, कैसे वे सचमुच सुनती हैं। छोटे छोटे हाव भाव जो साधारण लगते हैं, लेकिन उनमें एक परिवर्तनकारी शक्ति होती है। इन्हीं हाव भावों में पवित्रता के साथ जुड़ाव प्रकट होता है। जंग ने हमें याद दिलाया कि प्रतीकात्मक रूप से जीने का अर्थ है प्रत्येक क्रिया को अर्थ का वाहक मानना। ज्योतिर्मय स्त्री इसी तरह जीती है। वह दिनचर्या को अनुष्ठान में, बातचीत को रहस्योद्घाटन में, मौन को संवाद में बदल देती है, और इससे एक प्रकार का यौवन पैदा होता है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, केवल विकसित किया जा सकता है। साथ ही इस अनुभव में कुछ बेचैन करने वाला भी है, क्योंकि यह हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, हमारा क्या? हम अपनी निगाहों में, अपने शरीर में, अपनी उपस्थिति में क्या समेटे हुए हैं? हमारी झुर्रियाओं किस हद तक समय की देन है या न भरे जख्मों की? हमारी थकान किस हद तक वर्षों की थकान का नतीजा है या अपनी ही परछाई का सामना करने के हमारे प्रतिरोध का? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। जंग इस बात पर जोर देते थे कि इसी बेचैनी में बदलाव की शुरुआत होती है। अपने ऊपर पड़े बोझ को पहचानना उसे छोड़ने का पहला कदम है, और इसलिए इन महिलाओं को देखकर जो समय को सहजता से पार करती हुई प्रतीत होती हैं, हमें एहसास होता है कि यह वास्तविकता को नकारने की बात नहीं है, बल्कि उसे भीतर से बदलने की बात है। वे दर्द से नहीं बच पाईं, वे नुकसान से नहीं बच पाईं, वे जीवन की त्रासदियों से अछूती नहीं थीं, लेकिन उन्होंने इन सब को प्रतीकात्मक रूप से जीने का चुनाव किया। हर अनुभव को पूर्णता की ओर एक कदम में बदल दिया। यही मौन दैनिक चुनाव ही उन्हें प्रकाशमान आदर्श की अभिव्यक्ति बनाता है। यह पूर्णता नहीं है, यह पूर्णता है। यह बनावटी यौवन नहीं है, यह प्रामाणिक जीवन शक्ति है। और अंत में रहस्य खुला ही रहता है, क्योंकि भले ही हम उनका वर्णन कर सकें, भले ही हम उनकी कहानियों में उस आंतरिक कार्य को पहचान सकें जिसने उन्हें आकार दिया, फिर भी कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आता, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह बोध कि जीवन में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो केवल उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं जो गहराई में उतरने का साहस करते हैं। जंग इस समय हमारे साथ होते और कहते कि इस रहस्य की कुंजी बाहर नहीं बल्कि भीतर है। सच्चा यौवन तब शुरू होता है जब आत्मा को अपना प्रकाश मिल जाता है, और हम में से प्रत्येक के सामने यही संभावना है, अगर हम में इस यात्रा को शुरू करने का साहस हो।
यात्रा में एक ऐसा बिंदु आता है जहां रास्ता सतह से प्रकाशित होना बंद कर देता है और सघन व कम आरामदायक क्षेत्रों की ओर ले जाने लगता है। यही वह क्षण है जब कार्ल जंग का व्यक्तित्व एक मार्गदर्शक के रूप में फिर से उभरता है, जो हमें याद दिलाता है कि जिस चीज से हम बचते हैं उसका सीधे सामना किए बिना कोई वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। उनकी परिभाषा के अनुसार छाया केवल वही नहीं है जो बुरा या नैतिक रूप से निंदनीय है, यह वह भी है जिसे जीवन भर भुला दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है, नकार दिया गया है या दबा दिया गया है। हर बार जब हम अपने केवल स्वीकार्य हिस्से को दिखाने का विकल्प चुनते हैं तो कुछ छिपा रहता है। यह कुछ गायब नहीं होता, बस छिप जाता है और समय समय पर खुद को प्रकट करने के तरीके खोज लेता है। लक्षणों में, भावनात्मक विस्फोटों में, अस्पष्टीकृत थकान में, ऐसी बीमारियों में जो कहीं से भी उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं। शरीर वह कैनवास बन जाता है जहां छाया वह लिखती है जिसे चेतना देखने से इनकार करती है। एक ऐसी स्त्री की कल्पना कीजिए जो हर मौके पर मुस्कुराती हो, जो हमेशा उपलब्ध हो, हमेशा धैर्यवान हो, हमेशा विनम्र हो। बाहरी दुनिया के लिए वह सद्भाव की प्रतिमूर्ति प्रतीत होती है, लेकिन उसके एकांत में आक्रोश बढ़ता है, दबा हुआ क्रोध उसके अंदर झर घोलता है और समय के साथ यह दबी हुई ऊर्जा मांसपेशियों में तनाव, चेहरे पर कड़वाहट की रेखाओं और एक थकी हुई नजर में बदल जाती है। कोई भी सामाजिक मुखौटा उस चीज का भार हमेशा के लिए नहीं झेल सकता जिसे नकार दिया गया हो। जंग ने हमें याद दिलाया कि छाया एक भूमिगत नदी की तरह है। जितना अधिक हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं उतनी ही अधिक यह फूटने के लिए दरारें ढूंढती है, और जब यह फूटती है तो इसका बल विनाशकारी हो सकता है। लेकिन अगर इसे स्वीकार कर लिया जाए तो यही नदी जीवन का स्रोत बन जाती है, चेतना की शुष्क भूमि को उर्वर बनाती है। यहाँ एक रहस्य उद्घाटन है जो हमें बूढ़ा बनाता है। वह सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि भीतर झांकने से इनकार है। हर अनसुलझा भाव एक अदृश्य भार की तरह जमा होता जाता है जो देर सवेर दृश्यमान निशान छोड़ जाता है। आपने कितनी बार गौर किया है कि एक कड़वी अभिव्यक्ति हमें किसी भी प्राकृतिक झुर्रियों से ज्यादा बूढ़ा कर देती है? आपने कितनी बार महसूस किया है कि अपने दर्द को नकारने से भरा जीवन उन लोगों में भी जो अभी भी जवान हैं एक भारी उपस्थिति पैदा करता है? जब छाया को नजरअंदाज किया जाता है तो वह न केवल मानसिक जीवंतता को नष्ट कर देती है बल्कि अपनी खामोशी के निशान से शरीर को आकार भी देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके चेहरे की कितनी रेखाएं समय की हैं और कितनी उन चीजों की जिन्हें आप महसूस करने से इनकार करते हैं? यही विरोधाभास है। दीप्तिमान स्त्री वह नहीं है जिसने कभी कष्ट नहीं झेले, बल्कि वह है जो अपने कष्टों से कभी भागी नहीं। उसने स्वयं को अपने ही नर्क में उतरने दिया है, अपने आंतरिक राक्षसों का सीधा सामना किया है और ऐसा करके उन्हें ज्ञान के रक्षकों में बदल दिया है। जंग ने इस प्रक्रिया को छाया एकीकरण कहा है और यह उस यौवन की कुंजी है जिसे त्वचा के रंग से नहीं बल्कि चेतना की चमक से मापा जाता है। इस एकीकरण का अर्थ अंधकारमय पहलुओं को उचित ठहराना या उनके साथ अपनी पहचान बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना, उन्हें अपनाना और उन्हें आत्मा की समग्रता में स्थान देना है। जो कभी ऊर्जा का उपभोग करता था अब जीवन शक्ति का पोषण करता है। जरा सोचिए क्या होता है जब किसी को किसी पुराने आघात का सामना करना पड़ता है जिसे वे हमेशा से भूलने की कोशिश करते रहे हैं। पहला संपर्क दर्दनाक होता है, जिसे सहना असंभव सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे बोझ कम हो जाता है। वह स्मृति जो कभी सिर्फ पीड़ा लाती थी अब सबक, अर्थ और ताकतें प्रकट करने लगती है। शरीर जो इस रहस्य के तनाव को समेटे हुए था शिथिल हो जाता है, भाव कोमल हो जाते हैं। पहले दमन में खर्च होने वाली ऊर्जा सृजन, आनंद और उपस्थिति के लिए उपलब्ध हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं है कि इतनी सारी महिलाओं जिन्होंने खुद को गहन आत्म खोज के लिए समर्पित कर दिया है को काया कल्पित बताया गया है। कालानुक्रमिक समय पीछे नहीं गया है बल्कि मानसिक समय ने एक नई लय पाली है। और क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा अनसुलझा दर्द इस समय आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म कर रहा है? इस प्रक्रिया में कुछ अप्रत्याशित है क्योंकि छाया अक्सर खुद को सामान्य से लगने वाले रूपों में प्रस्तुत करती है। एक निरंतर अधीरता,
एक छिपी हुई विडंबना, एक थकान जो कभी हल नहीं होती। लेकिन जंग हमें लक्षण से परे देखने की शिक्षा देते हैं। अधीरता के पीछे क्या छिपा है? कौन सा अनजाना गुस्सा खुद को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है? विडंबना के नीचे क्या छिपा है? कौन सा दर्द छलावरण चाहता है? चिरकालिक थकान के भीतर क्या छिपा है? कौन सी अनपची याद ध्यान आकर्षित करती है? ये प्रश्न पूछकर हम परिवर्तन की संभावना के संपर्क में आते हैं, क्योंकि छाया दुश्मन नहीं है, यह एक कच्चा माल है, और जब एकीकृत होती है तो यह एक प्रकार की इतनी तीव्र ऊर्जा मुक्त करती है कि यह शरीर को रूपांतरित कर देती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई आध्यात्मिक परंपराओं में प्रकाश की खोज के लिए अंधकार में उतरने की शक्ति की बात कही गई है। जंग ने इस ज्ञान को मनोवैज्ञानिक रूप से पुनः प्राप्त किया, यह दर्शाते हुए कि प्रत्येक अस्वीकृत पहलू सामंजस्य की प्रतीक्षा कर रहे आत्मा का एक अंश है। अपनी उम्र से कम दिखने वाला चेहरा न केवल अच्छी आदतों को दर्शाता है, बल्कि आंतरिक स्वीकृति की एक मौन प्रक्रिया को भी दर्शाता है। यह स्वीकृति ही है जो तनाव को कम करती है, और जब तनाव कम होता है तो ऊर्जा फिर से प्रवाहित होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सच्ची शांति किसी भी श्रृंगार से कहीं अधिक प्रकाशित करती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक शांत दृष्टि झुर्रियों रहित त्वचा से भी अधिक कायाकल्प कर सकती है? दिलचस्प बात यह है कि यह काम एक साथ नहीं होता, यह परतों में खुलता है, जैसे प्याज छीलना। परछाई से हर मुठभेड़ खुद के एक नए पहलू को उजागर करती है। हर एकीकरण के साथ शरीर हल्का होता जाता है, अभिव्यक्ति स्पष्ट होती जाती है। ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने एक परिवर्तनकारी अनुभव के बाद कुछ ही हफ्तों में वर्षों की सुंदरता खो दी। यह कोई चमत्कार नहीं था, न ही कोई चाल, यह बस एक मानसिक भार का उतरना था जिसने उनकी जीवन शक्ति को खत्म कर दिया था। दृश्यमान समय ने अदृश्य समय पर प्रतिक्रिया दी, और शायद बड़ा सवाल यह है, आप अपने जीवन का कितना हिस्सा अब भी उस चीज को छिपाने में बिताती हैं जो आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? छाया स्वयं को सपनों में भी प्रकट करती है। जंग ने हमेशा अचेतन द्वारा भेजी जाने वाली रात्रिकालीन छवियों पर ध्यान देने के महत्व पर जोर दिया। अक्सर जो दुस्वप्न जैसा लगता है, वह वास्तव में किसी भूली हुई चीज को समेटने का निमंत्रण होता है। आपने कितनी बार भयावह आकृतियों, पीछा करने या गिरने के सपने देखे हैं? ये चित्र हमें पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह दिखाने के लिए आते हैं कि हमें किन बातों को स्वीकार करना चाहिए। एक महिला जो अपने सपनों के साथ संवाद करना सीखती है, उसे अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होती है। इसी संवाद में उसे गहरे तनावों से मुक्ति पाने की कुंजी मिलती है। जागकर और प्रतीकों पर चिंतन करके वह उन चीजों को जगह देना शुरू करती है जो फंसी हुई थीं। यह जगह जीवन शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। और क्या आप उन मौन संदेशों को सुन रहे हैं जो आपके सपने आपको देते हैं? हालांकि परछाई का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत यादों को ताज़ा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सामूहिक अचेतन से जुड़ी अंतर्वस्तु को छूने के बारे में है। अक्सर जो उभर कर आता है वह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि विरासत में मिला होता है। आपके परिवार की महिलाओं की कहानियां, पुश्तैनी दर्द, पीढ़ी दर पीढ़ी चुपचाप चले आ रहे पैटर्न। अपनी परछाई को आत्मसात करके एक महिला प्राचीन बेड़ियों को भी तोड़ती है, न केवल खुद को बल्कि अपने बाद आने वालों को भी मुक्त करती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी आयाम जंग द्वारा प्रकट किए गए सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, और यह युवावस्था के उन रहस्यों में से एक है जो शरीर से परे है। जब एक महिला विरासत में मिले भार को छोड़ती है तो वह हल्की हो जाती है, और यह हल्कापन उसकी उपस्थिति में अंकित हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो बोझ ढो रही हैं वे आपके नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों के हैं? यह प्रक्रिया, हालांकि कठिन है, अपने साथ बोध के क्षण लेकर आती है। एक बार की दर्दनाक स्मृति अचानक समझ का स्रोत बन सकती है। एक पुराना गुस्सा न्याय की पुकार को उजागर कर सकता है। एक निरंतर भय साहस में बदल सकता है। यह ऐसा है जैसे अपनी आत्मा की गहराइयों को रोशन करके हम धूल की परतों के नीचे दबे खजानों को खोज लेते हैं। जो कभी हमें अंदर से बूढ़ा करता था, वह नवीनीकरण का स्रोत बन जाता है। यह नवीनीकरण अनिवार्य रूप से बाहर से चमकता है। जिन्होंने खुद को फिर से खोजा है
उनकी चमक को कोई छिपा नहीं सकता। उन लोगों की युवावस्था को देखने से कोई नहीं चूकता जिन्होंने अंधेरी रात को जिया और उससे एक जलती हुई लौ के साथ उभरे। जंग जानते थे कि यह रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यही एकमात्र रास्ता है जो पूर्णता की ओर ले जा सकता है, और पूर्णता ही बुढ़ापे का सच्चा प्रतिकार है, क्योंकि खुद से युद्ध करते रहने से ज्यादा घिसावट और टूटन कोई और नहीं है। शरीर आंतरिक विभाजन की कीमत चुकाता है। इसके विपरीत जब अंगों में सामंजस्य होता है तो संघर्ष में पहले बर्बाद हुई ऊर्जा जीवन शक्ति में बदल जाती है। यह जीवन शक्ति चेहरे पर, उनके चलने के तरीके में, उनकी आंखों के भाव में दिखाई देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे खुद के साथ शांति में रहने वाले लोग अपनी उम्र से कम उम्र के लगते हैं? क्या यह इस बात का सबसे स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि युवावस्था समय की नहीं बल्कि एकीकरण की बात है? इस प्रकार वह दीप्तिमान स्त्री किसी अपवाद के रूप में नहीं बल्कि संभावनाओं के एक संकेत के रूप में उभरती है। उसकी उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि चेहरे की प्रत्येक रेखा समय के एक चिन्ह से कहीं अधिक हो सकती है। यह आत्मा की एक लेखनी हो सकती है। कुछ रेखाएं कड़वाहट की कहानियां कहती हैं, कुछ उस पर विजय पाने की, कुछ अभिव्यक्ति को कठोर बनाती हैं, कुछ उसे कोमल बनाती हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी परछाई का सामना कैसे करते हैं। आत्मा का यौवन वर्षों के बीतने से इनकार नहीं करता बल्कि उन्हें अलग तरह से आबाद करता है। यही कारण है कि कुछ स्त्रियों के सामने हमें ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी चीज के सामने हैं जो बूढ़ी नहीं होती। मनुष्य में प्रतिबिंबित शाश्वतता, हालांकि रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है, क्योंकि हर बार जब हम मानते हैं कि हमने छाया को एकीकृत कर लिया है तो नई परतें उभर आती हैं। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है, मानो जीवन हमें लगातार और गहराई में जाने की चुनौती दे रहा हो, और शायद यही जीवंतता बनाए रखता है, अपने अस्तित्व के केंद्र की ओर हमेशा उतरते रहने की इच्छा। इस उतराई को अस्वीकार करके हम कठोर, जड़ और वृद्ध हो जाते हैं। इसे स्वीकार करके हम लचीले, नवीनीकृत और युवा बनते हैं। आत्मा का युवा होना अंततः एकीकरण को कभी न रोकने की इच्छा है। क्या आप उतरते रहने के लिए तैयार हैं? भले ही उतराई भयावह हो, और इस तरह यात्रा का यह क्षण समाप्त होता है। छाया से मुठभेड़ अंत नहीं बल्कि एक गहन रूपांतरण की शुरुआत है। जंग एक मौन मार्गदर्शक बने रहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि प्रत्येक आलिंगनित छाया प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, और प्रत्येक प्रकट प्रकाश आत्मा के यौवन को दीर्घायु करता है, शरीर में ताजगी, स्फूर्ति और उपस्थिति के रूप में प्रतिबिंबित होता है। इसे समझकर हम यह समझने लगते हैं कि समय कोई अपरिहार्य अत्याचारी नहीं है। असली दुश्मन तो भीतर झांकने से इनकार करना है, और सच्ची मुक्ति स्वीकार करने, एकीकृत होने और रूपांतरण में निहित है। यही वह रहस्य है जो अगले चरण में हमारा इंतजार कर रहा है, जहां शरीर और आत्मा नई लय में मिलते हैं और विज्ञान उस बात की पुष्टि करना शुरू करता है जिसे मानस हमेशा से जानता रहा है। कई बार ऐसा होता है जब जीवन हमें ऐसे संकेत देता है जो सामान्य तर्क को चुनौती देते प्रतीत होते हैं। छोटी छोटी घटनाएं जिन्हें संयोग कहा जा सकता है, लेकिन जब बारीकी से जांच की जाती है तो वे एक बड़ी पहेली के टुकड़े प्रतीत होती हैं। कार्ल जंग ने इस घटना को समकालिकता कहा। यह विचार कि घटनाओं के बीच सार्थक संबंध हैं जिन्हें केवल कारण और प्रभाव से नहीं समझाया जा सकता है। यह अवधारणा यह समझने के लिए मौलिक है कि कुछ महिलाएं उम्र बढ़ने की रैखिक लय से कैसे बच निकलती हैं, क्योंकि उनके जीवन में समय केवल संचित होने वाले सेकंडों का क्रम नहीं है। यह जीवित ऊतक की तरह व्यवहार करता है जो मुड़ने, फैलने और विभिन्न लय प्रकट करने में सक्षम है। जब इनमें से कोई महिला किसी महत्वपूर्ण अनुभव से गुजरती है तो वह अक्सर अपनी आंतरिक प्रक्रिया के साथ अजीब संकेतों को देखती है, मानो स्वयं ब्रह्मांड उसके भीतर हो रहे परिवर्तन की पुष्टि कर रहा हो। इस रहस्य को उजागर करने वाली एक अनोखी कहानी एक स्विस डॉक्टर की है, जिसने दशकों तक लोगों की जान बचाने में समर्पित रहने के बाद अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस पेशे से दूरी बनाने का फैसला किया। उसे लग रहा था कि वह बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है, मानो अस्पताल में बिताया हर दिन उसकी ऊर्जा को कम कर रहा हो।
जंग के तरीकों से प्रेरित गहन विश्लेषण सत्र शुरू करने पर उसे बार बार क्रिस्टल सा साफ पानी वाली नदियों के सपने आने लगे। महीनों बाद एक आरामदायक यात्रा पर टहलते हुए उसे एक पुल मिला जो बिल्कुल उसके सपनों वाली नदी जैसी ही एक क्रिस्टल सा साफ नदी को पार कर रहा था। इस दृश्य ने उसे एक अजीब सी अनुभूति दी और जैसे ही वह किनारे पर बैठी उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ पुनर्जन्म ले चुका है। अगले महीनों में उसका रूप बदल गया। सहकर्मियों ने टिप्पणी की कि वह ज्यादा जवान, ज्यादा जीवंत और ज्यादा उपस्थित लग रही थी। जो बदला वह सिर्फ उसका चेहरा नहीं था बल्कि उसकी ऊर्जा भी थी। उसके सपनों की नदी उसके अपने नवीनीकरण का एक जीवंत प्रतीक बन गई थी। हम कितनी बार ऐसे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे भीतर छिपी परिवर्तन की शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। समकालीन विज्ञान से एक और दिलचस्प उदाहरण सामने आता है। एपिजेनेटिक्स में हुए हालिया शोध से पता चला है कि जो लोग गहन ध्यान का अभ्यास करते हैं या कृतज्ञता की दीर्घकालिक अवस्थाओं को विकसित करते हैं, उनके टेलोमेरेज औसत से ज्यादा लंबे होते हैं। टेलोमेरेज वे संरचनाएं हैं जो हमारे गुणसूत्रों की रक्षा करती हैं और कोशिकाओं की दीर्घायु निर्धारित करती हैं। सामान्य परिस्थितियों में ये समय के साथ छोटे होते जाते हैं जिससे बुढ़ापा तेज होता है, लेकिन इन मामलों में टेलोमेरेज संरक्षित रहते हैं। मानो जीव विज्ञान सीधे मनोवैज्ञानिक अवस्था पर प्रतिक्रिया करता हो। जंग के पास इन अध्ययनों तक पहुंच नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहले ही यह समझ लिया था कि आत्मा और शरीर अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं। प्रतीकात्मक स्तर पर हम जो महसूस करते हैं, सोचते हैं और अनुभव करते हैं, वह अनिवार्य रूप से शारीरिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तित हो जाता है। विज्ञान और मानस के बीच यह संबंध एक आकर्षक संभावना को खोलता है। शायद युवावस्था सौंदर्य प्रसाधनों या सर्जरी पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी आंतरिक अवस्थाओं पर, जो जीव को गहरे स्तर पर आकार देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दैनिक भावनाएं आपके शरीर के समय के साथ गुजरने के तरीके को कैसे प्रभावित करती हैं? ये खोजें और भी मजबूत हो जाती हैं जब हम अकल्पनीय कहानियों पर विचार करते हैं। 70 की उम्र पार कर चुकी एक रूसी लेखिका ने दशकों की खामोशी के बाद कविताएं प्रकाशित करना शुरू किया। तब तक वह खुद को पूरी तरह से घरेलू कामों में समर्पित कर चुकी थीं और एक साधारण सा जीवन जी रही थीं। जब उन्होंने अपनी रचनात्मकता को उजागर करने का फैसला किया तो कुछ असाधारण हुआ। उनके दोस्तों ने कहा कि हर नई किताब के साथ उनमें नई ऊर्जा भर जाती थी। थकान के निशानों की जगह जीवंत अभिव्यक्ति ने ले ली और उनकी ऊर्जा अक्षय लगने लगी। इस घटना का जिक्र उनके अनुयायी विद्वानों ने भी किया जो इस परिवर्तन से प्रभावित थे। जंग कहते थे कि वह स्वयं से फिर से जुड़ गई थी, जिसने आखिरकार उस चीज को आवाज दी थी जिसे उनकी आत्मा हमेशा से व्यक्त करना चाहती थी। सृजन उनकी जीवन शक्ति का स्रोत बन गया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, कितनी बार हम समय के कारण नहीं बल्कि उस चीज को नकारने के कारण बूढ़े हो जाते हैं जो हमें वास्तव में प्रेरित करती है। कुछ कम झात वृत्तांत भी हैं जो इतिहास के पर्दे के पीछे लगभग छिपे हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विनाश और भय के बीच यातना शिविरों में रहने वाली कुछ महिलाओं को जीवित बचे लोगों ने प्रकाश की आकृतियां कहा था। अत्यधिक कष्ट की परिस्थितियों में भी कुछ महिलाओं ने अद्भुत शांति बनाए रखी, जिसने दूसरों को प्रेरित और सशक्त बनाया। उनके शरीर नाजुक थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक ऐसी चमक थी जो आसपास के अंधकार के विपरीत थी। जंग ने ऐसे वृत्तांतों का अध्ययन करते हुए प्रतीकात्मक आयाम की शक्ति को पहचाना जो भौतिक स्थितियों से परे है। शरीर मुरझा सकता है, लेकिन पारलौकिक से जुड़ी आत्मा एक प्रकार का यौवन बनाए रखती है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या यह सोचना प्रभावशाली नहीं है कि सबसे भयानक परिस्थितियों में भी मानव आत्मा जीवन शक्ति का एक ऐसा क्षेत्र बना सकती है जो दृश्य को चुनौती देता है? विज्ञान अनिच्छा से ही सही ऐसी ही घटनाओं का अन्वेषण करने लगा है। हृदय की सुसंगतता पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग सचेतन श्वास तकनीकों का अभ्यास करते हैं वे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित कर सकते हैं, हार्मोनों को संतुलित कर सकते हैं और प्रतिरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। सुसंगतता की यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि चेहरे के भाव, मुद्रा
और यहां तक कि आंखों की चमक को भी प्रभावित करती है। जंग इसे शरीर के माध्यम से आत्मा का प्रकटीकरण कहेंगे। जब आंतरिक सामंजस्य स्थापित होता है तो बाह्य अनिवार्य रूप से रूपांतरित हो जाता है। यह प्रश्न अपरिहार्य है। यदि छोटे छोटे अभ्यास हमारे जीव विज्ञान को इतना स्पष्ट रूप से बदल सकते हैं, तो क्या होगा यदि हम एकीकरण और व्यक्तित्व के आंतरिक कार्य में स्वयं को पूरी तरह से डुबो देने का निर्णय लें? इन उदाहरणों के बीच एक बात और भी आश्चर्यजनक है। इन महिलाओं का यौवन अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। इनमें से कई ने हानि, बीमारी और अकेलेपन का सामना किया। अंतर इस बात में है कि उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी। एक इतालवी शिक्षिका अपने पति को खोने के बाद उदासी में डूब सकती थी। इसके बजाय उसने अस्पतालों में बच्चों को साहित्य पढ़ाने के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला किया। उसका दुख कोमलता के स्रोत में बदल गया और जो लोग उसे जानते थे वे कहते थे कि वह पहले से कहीं अधिक जीवंत और युवा लग रही थी। जंग इस दृष्टिकोण में छाया को प्रकाश में रूपांतरित होते देखते थे। अपने दर्द को नकारने के बजाय उसने उसे सेवा में बदल दिया और इस कार्य ने न केवल उसकी आत्मा को नवीनीकृत किया बल्कि उसके शरीर पर जीवन शक्ति के स्पष्ट चिन्ह भी अंकित कर दिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम दुख का विरोध करने के बजाय उसे एक नई जीवन शैली के लिए ईंधन में बदल दें तो क्या होगा? प्लेसीबो और नोसेबो पर शोध से एक और रोचक तथ्य सामने आया है। मानव शरीर न केवल दवाओं पर बल्कि उनके बारे में हमारी मान्यताओं पर भी प्रतिक्रिया करता है। जो लोग मानते हैं कि वे कोई कायाकल्प करने वाली दवा ले रहे हैं, उन्हें अक्सर ठोस परिणाम मिलते हैं, भले ही उन्हें केवल निष्क्रिय गोलियां ही क्यों न दी गई हों। दूसरी ओर, जो लोग मानते हैं कि कोई चीज उन्हें नुकसान पहुंचाएगी, वे अक्सर बिना किसी वास्तविक खतरे के भी बीमार पड़ जाते हैं। यह शरीर पर मन की शक्ति को दर्शाता है और जंग के इस अंतर्ज्ञान की पुष्टि करता है कि हमारी आंतरिक छवियां हमारी बाहरी वास्तविकता को आकार देती हैं। यदि भ्रामक मान्यताएं पहले से ही जीव विज्ञान को बदलने में सक्षम हैं, तो वर्षों के व्यक्तित्व विकास से विकसित मानस में गहराई से समाहित प्रतीकों के प्रभाव की कल्पना कीजिए। क्या यह सोचना उचित नहीं होगा कि आंतरिक यौवन काफी हद तक उन छवियों का परिणाम है जो हम अपने अचेतन में विकसित करते हैं? यहीं पर अप्रत्याशित वृत्तांत और भी ज्यादा खुलासा करने लगते हैं। ऐसी महिलाओं के अभिलेख हैं जो मृत्यु के निकट के अनुभवों के बाद न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी रूपांतरित होकर लौटीं। कुछ ने अपनी बीमारियों में अचानक सुधार की सूचना दी तो कुछ ज्यादा स्वस्थ दिखाई दी, मानो पुनर्जन्म हुआ हो। ये आख्यान, हालांकि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना कठिन है, इस विचार के अनुरूप हैं कि चेतना को गहरा आघात शरीर के समय के प्रति प्रतिक्रिया के तरीके को बदल सकता है। जंग ऐसे अनुभवों की व्याख्या स्वयं के साथ संपर्क के रूप में करते थे, जो मानस का वह मूल है जो व्यक्तिगत जीवन से परे। इस आयाम को छूने से आत्मा को एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे वर्षों में नहीं बल्कि अनंत काल में मापा जाता है। इस संपर्क को प्रतिबिंबित करते हुए शरीर कायाकल्प के स्पष्ट संकेत प्रकट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो सकता है यदि हम अपनी चेतना को इस हद तक विस्तारित होने दें कि वह जीवित रहते हुए अनंत काल का अनुभव कर सके? ये सभी परिस्थितियां, यद्यपि संदर्भ में भिन्न हैं, एक ही निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। युवावस्था कोई संयोग नहीं है बल्कि अदृश्य के साथ हमारे संबंध का प्रतिबिंब है। हर विवरण, हर वैज्ञानिक तथ्य, हर असंभावित अनुभव हमें याद दिलाता है कि शरीर आत्मा के विश्वास, अनुभव और अनुभूति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जंग जानते थे कि मन वास्तविकता को व्यवस्थित करने में एक सक्रिय भूमिका निभाता है और इस आयाम की उपेक्षा करना जीवन की हमारी समझ को सीमित करना है। वह ज्योतिर्मय स्त्री जो अपने भीतर आत्मा के यौवन को समेटे हुए है, इस सत्य का एक जीवंत उदाहरण है। वह हमें दिखाती है कि जीव विज्ञान को चेतना द्वारा आकार दिया जा सकता है, समय को केवल सहने के बजाय नृत्य किया जा सकता है। और वह हमें एक अंतिम प्रश्न के साथ छोड़ती है जो हर पाठक के मन में गूंजना चाहिए। आप अपने आंतरिक समय के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप केवल वर्षों की गिनती कर रहे हैं या आप अपने मन के भीतर समय के ताने बाने को मोड़ना सीख रहे हैं? यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब पथ केवल खोज न रहकर समय के साथ सीधा टकराव बन जाता है।
यही तनाव पैदा होता है और जंग हमें याद दिलाते हैं कि असली परीक्षा उम्र को नकारने में नहीं बल्कि उसके साथ नाचने में है। एक चमकदार स्त्री झुर्रियों या परिपक्वता के संकेतों से नहीं लड़ती, वह उनके साथ जीना सीखती है, उन्हें प्रतीकों में बदलना सीखती है, उन्हें अपने अनुभवों की एक मौन भाषा के रूप में इस्तेमाल करना सीखती है। लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होती। ऐसे समय भी आते हैं जब सबसे जागरूक महिलाएं भी बाहरी दबावों, आलोचनात्मक निगाहों और कैद करने वाले प्रतिमानों का जोर महसूस करती हैं। स्वीकृति और प्रतिरोध के इस टकराव में ही आध्यात्मिक कायाकल्प का रहस्य और भी गहरा रूप धारण करता है। कल्पना कीजिए कि एक महिला एक साधारण दिन में आईने के सामने खड़ी है। प्रतिबिंब में ऐसे निशान दिखाई देते हैं जो पहले नहीं थे। वह अपना चेहरा छूती है और संदेह का भार महसूस करती है। क्या वह अब भी खुद को पहले जैसा देखती है? क्या उसने कुछ ऐसा खो दिया है जो कभी वापस नहीं आएगा? यह साधारण सा दिखने वाला दृश्य अपने भीतर एक सार्वभौमिक नाटक समेटे हुए है। हम में से कितनों ने एक ही सवाल का सामना किया है? कितनी बार हम इस बात से हैरान हुए हैं कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। भेद्यता के इस क्षण में अधिकांश लोग छिपने, छिपाने, मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यक्तित्व के पथ पर चल रही महिला अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। वह जो देखती है उसे नकारती नहीं है, वह त्वचा से परे गहराई से देखती है और यह समझने की कोशिश करती है कि छवि का वास्तविक अर्थ क्या है। जंग ने सिखाया कि भौतिक दर्पण केवल एक सतह है, सच्चा प्रतिबिंब चेतन और अचेतन के बीच के संबंध में निहित है। इस प्रतीकात्मक प्रतिबिंब का सामना करके महिला चिंता को स्वीकृति में बदलने का साहस पाती है। हालांकि परिवर्तन तुरंत नहीं होता, इसमें अप्रत्याशित मोड़ और मोड़ आते हैं। अक्सर जब हम मानते हैं कि हम समय के साथ शांति में हैं, तो एक ऐसा अनुभव घटित होता है जो हमें फिर से संदेह में डाल देता है। यह किसी छोटे व्यक्ति से पुनर्मिलन हो सकता है, एक अनैच्छिक तुलना हो सकती है, या यहां तक कि वर्षों पहले हम कैसे थे इसकी एक स्मृति भी हो सकती है। ये परिस्थितियां विश्वास में दरार पैदा करती हैं, लेकिन इन्हीं दरारों में आत्मा का कार्य गहरा होता है, क्योंकि असुरक्षा के क्षण में ही हमें चुनाव करने के लिए कहा जाता है। क्या हम निराशा के आगे झुक जाएंगे या फिर संदेह को एक संस्कार मानकर उससे गुजरेंगे? हर बार जब वह ज्योतिर्मय स्त्री भागने के बजाय उससे गुजरने का विकल्प चुनती है, तो उसे और अधिक स्वतंत्रता मिलती है। यह स्वतंत्रता समय के चिन्हों को मिटाती नहीं, बल्कि उनके अर्थ बदल देती है। एक युंगियन मनोवैज्ञानिक द्वारा वर्णित एक प्रसंग इस प्रक्रिया को आश्चर्यजनक रूप से दर्शाता है। एक 50 वर्षीय मरीज अपने पति द्वारा एक कम उम्र की महिला के लिए छोड़े जाने के बाद संकट में चली गई। महीनों तक वह खुद को अस्वीकृति की भावनाओं में डूबी रही, यह मानते हुए कि उसके जीवन का मूल्य समाप्त हो गया है। उसके शरीर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसका वजन काफी कम हो गया, उसकी जीवन शक्ति कम हो गई और ऐसा लगा जैसे वह कुछ ही हफ्तों में 10 साल बूढ़ी हो गई हो। लेकिन अपने विश्लेषण सत्रों में उसने उन सपनों के साथ काम करना शुरू किया जो उसे नवीनीकरण की आदर्श छवियां दिखाते थे। आग लगने के बाद उगते बगीचे, राख से उठते पक्षी, नदियों का मार्ग बदलना। पहले तो वह इन प्रतीकों को समझ नहीं पाई। समय के साथ उसे एहसास हुआ कि उसका दर्द खुद को फिर से गढ़ने का एक निमंत्रण भी था। उसने खुद में निवेश करना शुरू किया, पुरानी परियोजनाओं को फिर से शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति लौट आई। जब वह उन लोगों से मिलती जिन्हें उसने महीनों से नहीं देखा था, तो उसे एक अपरिहार्य टिप्पणी सुनने को मिलती थी। वह जवान दिखती थी। यह परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर की खाई को पार करने के साहस से आया था। इस तरह का मोड़ ही रहस्य को जीवित रखता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि युवावस्था कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि उन्नति और पतन, संकटों और विजय का एक नृत्य है। प्रत्येक चुनौती के साथ यह तेजस्वी स्त्री समय के साथ अपने समझौते को संशोधित करने के लिए बाध्य होती है, और जितना अधिक वह इसे संशोधित करती है, जीवन के साथ उसका रिश्ता उतना ही गहरा होता जाता है। रहस्य समय पर विजय पाने में नहीं, बल्कि उसे एक सहयोगी के रूप में उपयोग करना सीखने में है। जंग के लिए विपरीतताओं से संवाद करने की यह क्षमता आवश्यक थी। अचेतन सरल उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता,
वह विरोधी शक्तियों के बीच संतुलन की मांग करता है। आत्मा का यौवन इसी संतुलन से उभरता है, लेकिन तनाव के कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब यह संतुलन असंभव सा लगता है। एक ऐसी महिला के बारे में सोचिए जो गंभीर बीमारी से गुजर रही है और अपने शरीर को दिन ब दिन कमजोर महसूस कर रही है। ऐसी स्थिति में आंतरिक यौवन का विचार दूर की कौड़ी लग सकता है। फिर भी रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी कई महिलाएं एक रहस्यमयी सुंदरता बिखेरती हैं। इसलिए नहीं कि वे दर्द से मुक्त हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसे समझना सीख लिया है। जंग ने कहा था कि मानस का एक धार्मिक कार्य होता है, पवित्रता की तलाश करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति। जब बीमारी या हानि किसी महिला को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करती है, तो वह इस सुप्त क्रिया को खोज सकती है। इसका परिणाम एक ऐसा परिवर्तन होता है जो विडंबना ही है, दुख के बीच भी उसके चेहरे को रोशन करता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमारी सामान्य समझ को चुनौती देता है और एक चमकदार महिला के प्रति आकर्षण को जीवित रखता है। सामूहिक संदर्भों में उथल पुथल की कहानियां भी मिलती हैं। प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों या सामाजिक संकटों के दौरान महिला आकृतियां अक्सर शक्ति और शांति की किरण बनकर उभरती हैं। सबसे खास बात यह है कि ये महिलाएं तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने आसपास की महिलाओं की तरह तेजी से बूढ़ी नहीं होती। उनके चेहरों पर एक अजीब सी जीवंतता बनी रहती है, मानो सामूहिक मानस स्वयं उनके माध्यम से आशा की किरण जगाने के लिए प्रकट हो रहा हो। जंग कहते हैं कि इन क्षणों में महान मां या बुद्धिमान महिला का आदर्श सक्रिय हो जाता है, जो न केवल उस महिला को जो उसे मूर्त रूप देती है, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसा लगता है मानो सामूहिक अचेतन उस आकृति को अपनी शक्ति प्रदान करता है और यह शक्ति उसके रूप में प्रतिबिंबित होती है। यह घटना अधिक अंतरंग और कम वीरतापूर्ण स्थितियों में भी देखी जा सकती है। एक दादी जो उम्र की थकान के आगे झुकने के बजाय अपनी दोपहरें अपने पोते पोतियों को संगीत सिखाने में बिताती है, पाती है कि बजाया गया प्रत्येक सुर उसकी आत्मा को तरोताजा कर देता है। एक सेवानिवृत्त व्यक्ति जो एक नई भाषा सीखने या किसी अनजान देश की यात्रा करने का फैसला करता है, उसे एक अप्रत्याशित जीवंतता का अनुभव होता है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि आंतरिक यौवन भव्य हाव भावों पर नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे विकल्पों पर निर्भर करता है जो आत्मा को गतिमान रखते हैं। जंग हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि अचेतन को निरंतर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। जब हम खुद को नया रूप देना बंद कर देते हैं, तो मानस कठोर होने लगता है और शरीर भी उसका अनुसरण करता है। जब हम नई चीजों के लिए खुले रहते हैं, तो मानस खिलता है और शरीर इस खुलेपन को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन नयापन हमेशा सहजता से नहीं आता। अक्सर यह एक दर्दनाक दरार के रूप में आता है। नौकरी छूटना, किसी रिश्ते का अंत, किसी नए शहर में अप्रत्याशित रूप से जाना। ऐसी परिस्थितियों में बूढ़ा महसूस करना स्वाभाविक है, मानो जीवन ने हमसे कुछ छीन लिया हो। हालांकि एक चमकदार महिला के लिए हर दरार पुनर्जन्म का एक अवसर भी है। वह तनाव जो उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर सकता था, मनोरंजन का ईंधन बन जाता है। इसका रहस्य इस बात में निहित है कि वह घटनाओं की व्याख्या कैसे करती है। जंग ने हमें याद दिलाया कि घटनाएं स्वयं हमारे मानस को आकार नहीं देती, बल्कि वे अर्थ देती हैं जो हम उन्हें देते हैं। जब हम नवीनीकरण के अर्थ चुनते हैं, तो हम प्राण ऊर्जा के पुनः संचार के लिए जगह बनाते हैं। विज्ञान इस सिद्धांत की आश्चर्यजनक रूप से पुष्टि करता है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं, उनमें हृदय रोग की दर कम होती है, दीर्घकालिक सूजन कम होती है और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी बेहतर ढंग से कार्य करती है। इसका अर्थ है कि अर्थ केवल एक अमूर्तता नहीं, बल्कि एक जैविक तत्व है। जब एक तेजस्वी महिला सबसे कठिन अनुभवों में भी अर्थ खोज लेती है, तो उसका शरीर ठोस रूप से प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि उसका रूप अक्सर आश्चर्यचकित करता है, मानो आंकड़ों को चुनौती दे रहा हो। वह जो धारण करती है, वह केवल विश्वास या आशा नहीं है, यह एक मानसिक संरेखण है जो कोशिका स्तर तक प्रतिध्वनित होता है। हालांकि अर्थ निकालने की इस क्षमता की अपनी सीमाएं भी हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है जब क्षति इतनी तीव्र होती है कि कोई अर्थ संभव नहीं लगता। किसी बच्चे की मृत्यु,
कोई अप्रत्याशित त्रासदी, कोई विनाशकारी अन्याय। ऐसी स्थितियों में कुछ ही महीनों में बुढ़ापे का खतरा वास्तविक होता है। शरीर इस आघात को अपनी जीवन शक्ति में अचानक आई गिरावट के रूप में झेलता है। फिर भी ऐसी महिलाएं हैं जो अकल्पनीय पीड़ा सहते हुए भी प्रभावशाली शक्ति के साथ उठ खड़ी होती हैं और आगे बढ़ती हैं। इसलिए नहीं कि वे भूल गई हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने दर्द को एक विरासत में बदल दिया है। वे नींव रखती हैं, दूसरों की मदद करती हैं और लचीलेपन की प्रतीक बन जाती हैं। जंग कहते हैं कि ऐसे मामलों में आत्मा अपने व्यापक आयाम में प्रकट होती है, व्यक्ति को न केवल अपने लिए बल्कि किसी महान चीज के लिए जीने के लिए प्रेरित करती है। यही उत्कृष्टता त्रासदी के बीच भी आध्यात्मिक यौवन को बनाए रखती है। कथा की गति तीव्र हो जाती है क्योंकि हम समझते हैं कि आंतरिक यौवन केवल सौंदर्य बोध का विषय नहीं है, बल्कि मानसिक अस्तित्व का भी विषय है। एकीकृत होने या अस्वीकार करने, स्वीकार करने या विरोध करने, स्वयं को नया रूप देने या स्वयं को बंद करने का हर विकल्प न केवल यह निर्धारित करता है कि हम कैसा महसूस करते हैं, बल्कि यह भी कि हम दूसरों की नजरों में कैसे बनते हैं। यह दीप्तिमान स्त्री वह है जो हर मोड़ पर परिवर्तन का मार्ग चुनती है। फिर पतन के बीच भी वह नए सिरे से उठ खड़ी होती है। उसकी जीवन शक्ति एक रेखा नहीं है, बल्कि उतार चढ़ाव से बनी है, जो विरोधाभासी रूप से उसे जीवित रखती है। जैसे जैसे हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, हमें एहसास होता है कि रहस्य केवल इन महिलाओं के भीतर जो घटित होता है उसमें ही नहीं, बल्कि उनके आसपास जो घटित होता है उसमें भी निहित है, क्योंकि उनकी उपस्थिति परिवेश को बदल देती है, पीढ़ियों को प्रेरित करती है और नवीनीकरण के क्षेत्र निर्मित करती है। जंग कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सामूहिक अचेतन की माध्यम बन गई हैं, जिससे नवीनीकरण और ज्ञान के आदर्श अपने भीतर प्रवाहित होते हैं। यह जुड़ाव उन्हें युवा बनाए रखता है, लेकिन हमें यह भी याद दिलाता है कि आंतरिक युवावस्था संक्रामक होती है। जो लोग ऐसी महिला के साथ रहते हैं वे हल्का, अधिक आशावादी, अधिक जीवंत महसूस करते हैं, और शायद यही उनकी जीवंतता का सबसे बड़ा संकेत है। वे खुद को सीमित नहीं रखती, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र की तरह फैलती हैं जो अपने आसपास के सभी लोगों को छूता है। यहीं पर अंतिम तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि यदि यह सब संभव है तो अधिकांश लोग इतनी तेजी से क्यों बूढ़े होते रहते हैं? इतने सारे लोग अपनी कालानुक्रमिक आयु से दशकों ज्यादा क्यों ढोते प्रतीत होते हैं? जंग के अनुसार इसका उत्तर प्रतीकात्मक रूप से जीने से इनकार करने में निहित है। जो लोग केवल सतही तौर पर जीते हैं, कठोर भूमिकाओं में फंसे हुए हैं, अपनी आत्मा से कटे हुए हैं, वे अनिवार्य रूप से अपने शरीर में इसकी कीमत चुकाते हैं। त्वरित बुढ़ापा काफी हद तक एकीकरण रहित जीवन का प्रतिबिंब है। युवावस्था का रहस्य कुछ लोगों के लिए एक विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए एक विकल्प है जो अपनी परछाई का सामना करने, खुद को नया रूप देने और अर्थ खोजने के लिए तैयार हैं। और इस तरह यह कहानी हमें निष्कर्ष के कगार पर ले आती है। यह चमकदार स्त्री कोई दूर का पात्र नहीं, बल्कि एक वास्तविक संभावना है। वह इस बात का प्रतीक है कि जीवन को अलग तरह से जिया जा सकता है। समय को केवल सहने के बजाय नृत्य किया जा सकता है। उसकी जवानी उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में है, और हम में से प्रत्येक एकीकृत होने, स्वीकार करने और रूपांतरित होने का चुनाव करके उसी मार्ग पर चल सकता है। हालांकि यह प्रश्न अभी भी खुला है, जो परिणाम की प्रत्याशा पैदा करता है। क्या हम अंतिम कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम में यात्रा के अंतिम चरण का सामना करने का साहस है? वह चरण जो न केवल यह प्रकट करेगा कि हम कैसे बूढ़े होते हैं, बल्कि यह भी कि हम समय से कैसे आगे बढ़ते हैं। हम इस यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं, और यहीं पर इस कथा को अपनी सबसे बड़ी ताकत मिलती है। अब तक हमने उन छवियों, प्रतीकों, कहानियों और रहस्य उद्घाटनों की पड़ताल की है जिन्होंने दिखाया है कि सच्चा यौवन न तो जीव विज्ञान का विशेषाधिकार है और न ही भाग्य का उपहार, बल्कि यह आत्मा की स्थिति का प्रतिबिंब है। हमने व्यक्तित्व के बारे में, छाया के एकीकरण के बारे में, कुछ महिलाओं द्वारा विकीर्ण की जाने वाली प्रकाशमय उपस्थिति के बारे में, और जब मन सामंजस्य पाता है तो समय कैसे अलग व्यवहार कर सकता है, इस बारे में बात की है। लेकिन अब
इन अवधारणाओं को समझने से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि इन्हें कैसे लागू किया जाए, इन्हें व्यावहारिक रोजमर्रा के अनुभव में कैसे बदला जाए। क्योंकि अगर हम इसे पार करने का साहस नहीं करते हैं तो रहस्य को पहचानने का कोई मतलब नहीं है। पहला कदम कहने में आसान है, लेकिन जीने के लिए गहरा। आपको अपने भीतर देखना होगा। जंग हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि छाया अपरिहार्य है और हम में से हर कोई एक दमित अंतर्वस्तु रखता है, जिसे नजरअंदाज करने पर वह शरीर पर भारी पड़ती है और आत्मा को बूढ़ा कर देती है। शुरुआती अभ्यास है खुद को सुनने का साहस, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी फिल्टर के। इसकी शुरुआत दिन में कुछ मिनटों के मौन से, बिना किसी निर्णय के उठते विचारों का अवलोकन करके की जा सकती है। इसकी शुरुआत एक डायरी से की जा सकती है जिसमें आप अनकही भावनाओं को लिखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अचेतन को प्रकट होने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि जब तक हम इस सुनने से बचते रहेंगे, हम एक आंतरिक संघर्ष के बंधक बने रहेंगे जो ऊर्जा और जीवन शक्ति को चुरा लेता है। सुनकर, पहचान कर हम उस चीज को छोड़ना शुरू करते हैं जो फंसी हुई थी, और प्रत्येक रिहाई हल्केपन में परिलक्षित होती है। एक और कदम है दर्दनाक अनुभवों को नए सिरे से परिभाषित करना सीखना। जीवन अनिवार्य रूप से नुकसान, अस्वीकृति, बीमारियां और टूटन लाता है, लेकिन उस दिव्य महिला ने हमें दिखाया कि दर्द ही हमें बूढ़ा नहीं बनाता, बल्कि हम उससे कैसे निपटते हैं यह हमें बूढ़ा बनाता है। यहां अभ्यास ये पूछने का है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह घाव मुझे एक अधिक जागरूक व्यक्ति में कैसे बदल सकता है? अभ्यास दर्द को नकारने का नहीं, बल्कि उसे ज्ञान के बीज में बदलने का है। छोटे छोटे उदाहरण हमें समझने में मदद करते हैं। एक अस्वीकृति आत्मस्वीकृति का निमंत्रण बन सकती है। एक नुकसान दूसरों को पीड़ित करने की ताकत में बदल सकता है। एक असफलता एक अधिक प्रामाणिक मार्ग के द्वार खोल सकती है। दृष्टिकोण में यह बदलाव तुरंत नहीं होता, लेकिन हर बार जब हम उस खालीपन को अर्थ देने का चुनाव करते हैं तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है, हमारी अभिव्यक्ति कोमल हो जाती है, ऊर्जा लौट आती है और समय हमारा दुश्मन नहीं रह जाता। निरंतर नवीनीकरण का अभ्यास भी है। जंग ने अपने व्यक्तित्व के साथ अति पहचान न करने, सामाजिक भूमिकाओं को अपने सार के साथ न उलझाने के महत्व पर बात की थी। बहुत से लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि वे खुद को कठोर पहचानों में कैद कर लेते हैं। मां की भूमिका, उनका पद, दूसरों के लिए उन्होंने जो छवि गढ़ी है। जब ये भूमिकाएं फीकी पड़ जाती हैं तो आत्मा घुटन महसूस करती है। यह दीप्तिमान स्त्री हमें सहजता से जीना सिखाती है, कपड़ों की तरह मुखौटे उतार फेंकती है और समय की मांग के अनुसार खुद को अलग होने देती है। व्यवहार में इसका अर्थ है किसी भी उम्र में कुछ नया सीखने, दिशा बदलने, असंभव लगने वाली परियोजनाओं को शुरू करने से न डरना। जीवन शक्ति पुनराविष्कार की क्षमता से उत्पन्न होती है, और जब आत्मा खुद को पुनराविष्कृत करती है तो शरीर भी उसका अनुसरण करता है। एक और जरूरी प्रयोग है आंतरिक शांति की अवस्थाओं को विकसित करना। विज्ञान ने दर्शाया है कि सकारात्मक भावनाएं टेलोमेरेस को लंबा करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती हैं और सूजन को कम करती हैं। जंग ने प्रतीकात्मक रूप से जीने और पवित्रता के साथ संपर्क विकसित करने के महत्व पर बात करते हुए इसे पहले ही समझ लिया था। इसका अर्थ है रोजमर्रा की जिंदगी में चिंतन, कृतज्ञता और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव के पल ढूंढना। यह ध्यान, प्रार्थना, कला और प्रकृति के संपर्क के जरिए हासिल किया जा सकता है। जो मायने रखता है वह रूप नहीं, बल्कि भाव की प्रामाणिकता है। जब हृदय शांत होता है तो शरीर पुनर्जीवित होता है। जब आत्मा को शांति मिलती है तो आंखें ताजगी से चमक उठती हैं। यह अभ्यास मिनटों में किया जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव संचित होते हैं और जीवन शक्ति का एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जो रोजाना खुद को नवीनीकृत करता है। एक पहलू जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वह है रिश्तों की देखभाल। आत्मा पर कई झुर्रियाओं, विषाक्त रिश्तों, दमघोंटू अपेक्षाओं और ऊर्जा क्षीण करने वाले संबंधों के बोझ से पैदा होती हैं। जंग ने हमें याद दिलाया कि हम न केवल अपने व्यक्तिगत मानस से, बल्कि दूसरों के साथ प्रतीकात्मक संबंधों के जाल से भी आकार लेते हैं। इसलिए
इन अवधारणाओं को लागू करने का अर्थ यह भी है कि हम सचेत रूप से चुनें कि हम अपने जीवन में किसे आने देते हैं और किस हद तक हम उन्हें अपनी ऊर्जा को प्रभावित करने देते हैं। ऐसे रिश्ते बनाना जो हमें पोषण दें, उत्तेजित करें और हमारा सम्मान करें, उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छी नींद लेना या स्वस्थ भोजन करना। इसी तरह स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना सीखना एक कायाकल्प करने वाला अभ्यास है, क्योंकि हर बार जब हम खुद का सम्मान करते हैं तो हम वह ऊर्जा छोड़ते हैं जो पहले अनावश्यक बचावों पर खर्च होती थी। लेकिन शायद सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी अभ्यास प्रतीकात्मक रूप से जीना है। इसका अर्थ है हर घटना को एक ऐसे अर्थ के रूप में देखना जो सतह से परे जाता है। यह हर चीज में जादू देखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि कुछ भी सिर्फ शाब्दिक नहीं है। एक बीमारी जीवन की लय पर पुनर्विचार करने का आह्वान हो सकती है, एक अवसर विकास का निमंत्रण हो सकता है, एक नुकसान नई शुरुआत के लिए जगह बना सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी बोझिल नहीं रहती और नवीनीकरण का एक अनुष्ठान बन जाती है। जागना सिर्फ जागना नहीं है, यह नया जन्म लेना है। भोजन करना सिर्फ खुद को पोषण देना नहीं है, यह आत्मा को पोषण देना है। काम करना सिर्फ कार्यों को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह एक महान सामूहिक प्रयास में भाग लेने के बारे में है। यह प्रतीकात्मक दृष्टिकोण ही मानसिक गतिरोध को रोकता है और शरीर को निरंतर पुनर्जीवित करता रहता है। बेशक यह कोई सीधा या बाधा रहित रास्ता नहीं है। थकान के दिन, संदेह के पल, निराशा के दौर भी आएंगे, लेकिन इन्हीं पलों में अभ्यास सबसे ज्यादा मूल्यवान साबित होता है, क्योंकि राज कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हमेशा फिर से उठने में है। एक चमकदार महिला वह नहीं है जिसने कभी कष्ट न झेले हों, बल्कि वह है जिसने कष्ट को शक्ति में बदलना सीख लिया है। और यही सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे मुक्तिदायक अभ्यास भी है। हर पतन को पुनर्जन्म में बदलने की कला, यह वह रास्ता है जिसे कोई भी किसी भी उम्र में चुन सकता है। और इस चिंतन के अंत में यह समझना जरूरी है कि हम सिर्फ महिलाओं की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सभी की बात कर रहे हैं। प्रकाश का आदर्श सार्वभौमिक है, भले ही वह स्त्रीत्व में किसी खास रूप में प्रकट हो। हर इंसान अपने भीतर छायाओं को एकीकृत करने, अर्थ खोजने और प्रतीकात्मक रूप से जीने की संभावना रखता है। इस पूरी यात्रा में हमने जो प्रबुद्ध चेहरा देखा है वह बस एक प्रत्यक्ष अनुस्मारक है कि हम भी क्या बन सकते हैं। यही सच्चा वादा है, शाश्वत यौवन का नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन का, जिसमें समय बोझ नहीं बल्कि सहयोगी बन जाता है। अपने जीवन पर गौर करते हुए खुद से पूछें, मेरे अंदर क्या अभी भी एकीकृत होना बाकी है? मैं कौन से दर्द बेवजह ढो रहा हूं? मैं कौन सी भूमिकाएं आदतन निभाता हूं लेकिन अब मेरा प्रतिनिधित्व नहीं करती? मैं किन परछाइयों का सामना करने से बचता रहा हूं? मैं अब जिन अनुभवों का सामना कर रहा हूं उन्हें क्या अर्थ दे सकता हूं? हर उत्तर उस जीवन शक्ति का द्वार खोलेगा जो खोई हुई लग रही थी। इस दिशा में उठाया गया हर कदम आत्मा के कायाकल्प का एक विकल्प है, और जब आत्मा खुद को नवीनीकृत करती है तो शरीर प्रतिक्रिया करता है। यही वह मौन नियम है जिसे जंग ने हमें समझने में मदद की है। किसी आदर्श क्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास अभी, इसी क्षण, एक ही निर्णय के साथ शुरू हो सकता है, सचेतन रूप से जीने का। हर सांस के साथ आप वर्तमान में रहने का चुनाव कर सकते हैं। हर दर्द के साथ आप अर्थ खोजने का चुनाव कर सकते हैं। हर दिन आप खुद को नए सिरे से गढ़ने का चुनाव कर सकते हैं। समय के साथ संचित ये विकल्प न केवल मानस बल्कि जीव विज्ञान को भी बदल देते हैं। यही यौवन का सच्चा स्रोत है। दुनिया में कहीं छिपा हुआ कोई जल नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण जो उन सभी के लिए सुलभ है जो एकीकरण के मार्ग पर चलने का साहस करते हैं। अगर इस यात्रा के दौरान आपके भीतर कुछ भी हिल गया है, अगर किसी भी मोड़ पर आपको लगा कि ये शब्द सीधे आपके दिल को छू रहे हैं, तो आपने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। क्योंकि जागृति बड़ी छलांगों में नहीं, बल्कि जागरूकता के छोटे छोटे क्षणों में होती है, जो तब तक संचित होते रहते हैं जब तक एक नई वास्तविकता का निर्माण नहीं हो जाता। अब फैसला आपके हाथ में है। समय के बोझ तले जीते रहें या उसके साथ नृत्य करना सीखें। यह नृत्य न केवल संभव है
बल्कि उन लोगों के लिए अपरिहार्य भी है जो पूर्णता का चुनाव करते हैं। और इस तरह हम इस कहानी का समापन करते हैं, किसी किताब को बंद करने जैसा नहीं, बल्कि एक दरवाजा खोलने जैसा, आपके अपने जीवन का दरवाजा, जिस पर आज से आगे चलकर अलग तरह से जाया जा सकता है। कार्ल जंग ने हमें एक नक्शा छोड़ा है। उन्होंने दिखाया कि मन पूर्णता चाहता है, एकीकरण ही सबकी नियति है, प्रकाश और छाया का मिलन जरूरी है। आप इस नक्शे के साथ क्या करते हैं, यह आपका निजी फैसला है। आप इसे छिपा कर रख सकते हैं या इसका इस्तेमाल हर पल को जीवन शक्ति के स्रोत में बदलने के लिए कर सकते हैं। अगर इस सामग्री ने आपसे बात की है, अगर इसने किसी तरह आपकी आत्मा के किसी विस्मृत हिस्से को रोशन किया है, तो उस एहसास को हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, नए कंटेंट से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना अनुभव साझा करने के लिए, भले ही गुमनाम ही क्यों ना हो, एक टिप्पणी जरूर छोड़ें। प्रत्येक टिप्पणी एक सूत्र है जो हमारी चेतना के सामूहिक नेटवर्क को मजबूत करती है। प्रत्येक सदस्यता इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक कदम है, और आपका प्रत्येक कदम इस परिवर्तन का हिस्सा है जो न केवल व्यक्तिगत है बल्कि सामूहिक भी है। आत्मा का समय अब शुरू होता है और आप इसका एक हिस्सा हैं।